हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज के इस सेशन में हम लोग अपने 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में इंग्लिश से बने हुए थे। अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और चलिए हम लोग अपनी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें सर तो डायरेक्शंस कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यानी कि ये आपका जो 1 to 3rd नंबर के क्वेश्चंस होंगे ये किस पर हैं सर, तो आप कहोगे सर कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आर्टिकल्स पर हैं। ओके जी। अगर हम बात करें सर यहाँ पे आर्टिकल्स की तो बस एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आर्टिकल्स की तो भैया फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बेलो देम। क्वेश्चन है अपना समर इज डॉट 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 हॉट सीजन। अब यहाँ पे हमें इस ब्लैंक स्पेस पे एक आर्टिकल फिल करना है गिवन ऑप्शन में से। मे भी यहाँ पे ए हो सकता है, एन हो सकता है या द हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई नहीं तो आप नन ऑफ दीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन सर समर इज यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या होगा, तो हम कहेंगे सर राइट आंसर अपना होगा समर इज अ हॉट सीजन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया समर जो है आपकी जो गर्मी है ये क्या है, आप कहोगे सर ये जो गर्मी है ना ये अपना एक ऋतु है, एक सीजन है। एक गर्मी क्या है, समर क्या है सर, समर एक ऋतु है ना, एक सीजन है। तो एक सीजन हुई ना, तो इसकी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सर, आप कहोगे सर हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर से आर्टिकल से है। बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पे डॉट 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 है, यानी कि यहाँ पे इस डॉट 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 पे हमें फिल करना है एक करेक्ट आर्टिकल अ, द और अन से। तो बात करते हैं सर बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, क्या यहाँ पे अ बुक लगा सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं जी। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल भी आया तो गलत बात है, नहीं हो सकता। क्यों? और क्या हो सकता है फिर? द हो सकता है क्या? हाँ, द इज द राइट आंसर। सर द राइट आंसर है, कैसे और क्यों ये भी बताना है, ये भी समझना जरूरी है भाई। देखो बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक कह रहा है वो किताब यू वांट आप जिसे चाहते हो इज आउट ऑफ स्टॉक, वो क्या हो चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। और आपको पता है आर्टिकल आ यानी कि ए और आर्टिकल एन का यूज जो होता है वो इंडेफिनिट नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है सर? इन डेफिनिट नाउन के लिए होता है। और याद रखना कि यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये वाली किताब चाहिए, या मैंने कोई एक मतलब पर्टिकुलर किताब का नाम ले लिया, बुक का नाम ले लिया और मैंने उससे बोला कि मुझे ये बुक चाहिए है, तो इसका मतलब क्या है कि सर वो बुक क्या हो गई है, निश्चित हो गई है, वो बुक डेफिनिट हो गई है। और अभी वो सेलर जो है, शॉपकीपर जो है, वो कह रहा है कि ना ये बुक जो आप चाहते हो वो आउट ऑफ स्टॉक है। इसका मतलब हम भी उस बुक को जानते हैं, सेलर भी उस बुक को जानता है। और जब कोई भी चीज, याद रखना, डिफिनिट हो जाती है तो उस नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं सर? आप कहोगे सर हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो यहां पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा? कौन होगा सर? वो द होगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए। ही कैन प्ले डॉट 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 पियानो। इस क्वेश्चन में हमें इस ब्लैंक पर आ, एन और द, इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को फिल करना है, बट वही ऑप्शन यूज करना है जो यहां पे क्या हो सर, करेक्ट हो सकता है, जो यहां पे सुटेबल हो फिल करने के लिए। देखो ही कैन प्ले, सर प्ले कर सकता है वो क्या? पियानो। सर पियानो क्या है? आप कहेंगे कि सर ये जो पियानो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है सर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे और कौन? जैसे आप बात कर लो सर गिटार की, जैसे आप बात कर लो सर हारमोनियम की,
जैसे आप बात कर लो सर सेलो की, जैसे आप बात कर लो सर यहाँ पे तबला की। सर ये सारे के सारे क्या हैं? आप कहोगे सर ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके जी, अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं तो याद रखिएगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? बोलिए वो कौन होगा? आप कहोगे सर करेक्ट आंसर अपना सी होगा, क्योंकि पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में हमेशा द का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ही कैन प्ले द पियानो। क्लियर है? बोलिए, इतनी बातें क्लियर हैं? आपके 1 से 3rd नंबर के क्वेश्चन जो थे वो किसके थे? आप कहोगे सर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। आर्टिकल में हमने आपको बता दिया कि भाई आपको अन का यूज कहां करना है। आपने कहा सर इनडेफिनिट नाउन के साथ, जो हमारे लिए और स्पीकर और लिसनर यानी हमारे लिए और सामने वाले के लिए अगर कोई चीज अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, तो हम उसके साथ आर्टिकल आ और एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो नाउन हमारे लिए या फिर सामने वाले के लिए, स्पीकर और लिसनर के लिए निश्चित है, तो हम उसके पहले द का यूज करेंगे। बट और भी कुछ रूल्स होते हैं जो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आगे बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड, डायरेक्शन अपना क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। क्या है एक बारी पढ़ते हैं, चलो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो। कह रहा है आपको वो वर्ड चूज करने हैं। यहां पे आप देखो, यहां पे आपको ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं। जी हाँ, ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं। इन 4 वर्ड्स में कह रहा है कि आपको चूज करना है उस वर्ड को जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। उस वर्ड को चूज करना है जिसकी स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है। तो चलो भाई चूज करते हैं उन करेक्ट वर्ड्स को। कौन है यहाँ पे जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है? देखो यहाँ पे है यूटिलाइज, यहाँ पे भी यूटिलाइज की स्पेलिंग ही लिखी गई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा, यूटिलाइज का मतलब सर होता है आपका क्या करना? उपयोग करना। यूटिलाइज करना किसी चीज को, उपयोग करना। लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे कोई एक ही सही है, सारी की सारी नहीं सही है। कौन सी सही है वही हमें फाइंड आउट करना है। याद रखना है आपको कि जो यूटिलाइज की स्पेलिंग होती है वो होती है UTI, यूटी और LISE, यूटिलाइज। कहीं कहीं पर यूटिलाइज की स्पेलिंग होती है UTI LIZE। ये दोनों स्पेलिंग्स यूटिलाइज के लिए यूज होती हैं। कहीं कहीं पर इसको यूज किया जाता है और कहीं कहीं पर इस वाले स्पेलिंग को यूज किया जाता है। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे राइट आंसर कौन बनेगा। सर UTALIZE, सर बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। UTILIZ ना, UTILIZE होता तब सही हो जाता, बट नहीं है, इसका मतलब सर ये इनकरेक्ट है। सर UTILISE, जी बिल्कुल यही तो सही लग रही है, और UTA बिल्कुल गलत है। ये स्पेलिंग है, आपको स्पेलिंग से क्वेश्चन मिलता है, आपके एग्जाम में स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है। और अगर आप वर्ड्स की स्पेलिंग को नहीं याद करते हो तब तो फिर भाई स्पेलिंग वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते। इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि जो पढ़ाई जाए ये याद करना होता है। तो यूटिलाइज की स्पेलिंग अगर आपको पता है तब तो फिर बल्ले बल्ले है आपके लिए, और नहीं पता तो भैया पता कर लो, और आज ही मैंने आपको बता दिया ना। चलिए सर अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? तो आप कहोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। सेम क्वेश्चन फिर से है सर, बस वर्ड्स बदल दिए गए हैं, और अब हमको इन 4 वर्ड्स में से उस वर्ड को ढूंढना है जो करेक्टली स्पेल्ड है, यानी जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। चलो ढूंढते हैं। एक बारी आप ढूंढ करके मुझे आंसर कमेंट में करो। आप ढूंढ करके आंसर कमेंट में करो और फिर मैं आपको बताता हूं। देखो पहली स्पेलिंग है सर डिफियंस, डेफियंस, डिफियंस। इसका मतलब ये वो वाली वर्ड है डिफियंस। डिफियंस इसका मतलब होता है अवज्ञा। इसका मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना। वो गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन करवाया था ना,
करा था अवज्ञा आंदोलन, वही अवज्ञा से संबंधित कुछ है ये वर्ड जो है, ठीक है जी, अवज्ञा से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे अवज्ञा की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? आप कहोगे सर अवज्ञा की करेक्ट स्पेलिंग होती है DEFI, डेफी। याद कर लो, आज ही याद कर लो, क्या बोलोगे? डेफी, क्या? डेफी। और एंस, एंस की स्पेलिंग होती है ANCE, डेफिएंस मतलब होता है आपका अवज्ञा। तो देख लो भाई ये स्पेलिंग कहाँ पे है, कहाँ पे है? वेरी गुड, कौन सा? सर डी आंसर इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भाई देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है भाई, आपको फिर से 4 वर्ड्स दिए गए हैं, और अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड हो सकता है कि जो करेक्ट है। यहाँ पे इन चारों वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स को आप करेक्ट मानोगे? चलिए आप बताइएगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे। देखिए जी, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग, सारे के सारे सेम वर्ड्स हैं, एक वर्ड है, लेकिन सभी में स्पेलिंग का लोचा है। स्पेलिंग का लोचा का मतलब स्पेलिंग गलत लिखी गई है, और इन गलत स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग सही लिखी है? तो सिंटिलेटिंग की स्पेलिंग जानते हो क्या होती है? देखो सबसे पहले तो भाई क्या होता है? सिन, क्या होता है? सिन। और उसके बाद क्या होता है सर? टिल, सिन टिल। एटिंग, एटिंग का मतलब जानते हो? एटिंग, ये मतलब नहीं, स्पेलिंग मतलब नहीं, क्या? स्पेलिंग। सिन टिल एटिंग क्या हो जाएगा सर? देख लो अब ये स्पेलिंग कहाँ पे है आपकी, ये स्पेलिंग कहाँ पे है सर? शिन टिल एटिंग, यही तो है, यही तो है, क्योंकि इसमें TIL है, इसमें भी TIL है, इसमें भी TIL है, लेकिन सिंटिलेटिंग की सही राइट जो स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है, उसमें क्या है सर? TILL है, TILL है। इसका मतलब सर यही एक ऑप्शन है जिसमें LL का यूज किया गया है, सो B इज द राइट आंसर। आप कहोगे सर बी जो हमारा है वो क्या है? तो सर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए ठीक है जी, ये तो स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चन थे। और सच बताएं, स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चंस की भाई कोई थ्योरी नहीं होती है, तो इसमें कुछ पढ़ाना तो होता नहीं, सिर्फ आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। फ्रेजल वर्ब्स हमें चूज करने हैं। फ्रेजल वर्ब्स जानते हो? आओ एक सेकंड के लिए हम आपको समझा देते हैं कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इसे क्या कहते हैं, ये क्या होती है। फ्रेजल वर्ब जानते होगे? बताओ क्या जानते हैं सर? सर यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ ना, वर्ब। आप कहेंगे जी हाँ वर्ब जानते हैं। वर्ब तो भाई, वर्ब तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उनका हार्ट है। वैसे मुझे हार्ट बनाना तो नहीं आता, बट मैं ऐसे ही बना देता हूं, जैसा भी समझ लो। इंग्लिश सेंटेंसेस की वर्ब क्या है? आपने कहा सर वर्ब जो है इंग्लिश सेंटेंसेस की हार्ट है। वर्ब कैसे सर? ये जो हम लोग एक्शन किया करते हैं, जो भी एक्शन किया करते हैं, जो भी कार्य किया करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपने कहा सर वो सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है जी, अगर हम जो एक्शन करते हैं वो सारे के सारे वर्ब्स होते हैं, तो जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूं तो सर ये जो स्टडी होगा ये क्या होगा? मैं कहूँगा सर वर्ब होगा। हमने कहा सर अगर मैं खेल रहा हूं तो ये जो प्ले होगा वो क्या होगा? आपने कहा सर वर्ब होगा। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं इसका मतलब टीच कर रहा हूं, सर टीच क्या होगा? वर्ब होगा। आपने कहा सर अगर कोई गाना गा रहा है इसका मतलब वो सिंग होगा, तो सिंग क्या है? वर्ब है। सर हम घूम रहे हैं तो घूमना भी क्या है? वर्ब है। सर हम टहल रहे हैं, टहलना वर्ब है। सो रहे हैं, सोना वर्ब है। मतलब ये है हम जो भी काम किया करते हैं वो सब का सब काम क्या कहलाता है इंग्लिश में? आप कहोगे सर वो सब का सब काम वर्ब कहलाता है। ठीक है जी। अब वर्ब की अपनी मीनिंग होती है, जैसे टीच का मतलब पढ़ाना हो गया, सिंग का मतलब गाना हो गया, प्ले का मतलब खेलना हो गया, स्टडी का मतलब अध्ययन करना पढ़ना हो गया ना। ऐसे ही क्या होता है फ्रेजल वर्ब? सर कोई वर्ब रहे पहले से, जैसे आपको पता है सर ये आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना ना, पूछना होता है।
ठीक है सर। अगर मैं बात करूं आपको गिव का मतलब, आप कहोगे सर देना। मैंने बात किया सर लुक का मतलब, आप कहोगे सर देखना। सर ये सब के सब वर्ब हैं? जी हाँ वर्ब हैं। इन्हीं वर्ब्स में अगर हम कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब जोड़ करके एक नई मीनिंग बना देते हैं, कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब जोड़ करके एक नई मीनिंग बना देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? सर उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझाओ तो आओ देखो, आस्क में मैंने एक प्रपोजिशन फॉर लगाया और इसका मतलब हो जाता है मांगना। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? मांगना। सर गिव का मतलब तो देना होता है, लेकिन अगर मैंने गिव के साथ प्रपोजिशन अप का यूज कर दिया तो इसका मतलब हो जाता है त्यागना। त्यागना मतलब छोड़ना, जब हम कोई चीज को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, क्विट कर देते हैं। सर लुक का मतलब तो देखना होता है, जी हाँ, लेकिन सर अगर मैंने यहां पे लगा दिया फॉर, लुक फॉर, सर इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है क्या बोलते हैं, खोजना। इसका मतलब खोज। आप देख रहे हो एक प्रपोजिशन लग जा रही है या एडवर्ब लग जाएगा, मीनिंग ही बदल जा रही है। यही होता है फ्रेजल वर्ब। अब यहां पे कह रहा है इस खाली स्थान पर, क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इस खाली स्थान पर, इस ब्लैंक स्पेस में आपको इन ऑप्शन में से एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब सेलेक्ट करना है। अब फ्रेजल वर्ब की जब बात करते हैं तो सर ये वोकैब का पार्ट होता है। जैसे आपकी इंग्लिश का सिलेबस 3 पार्टों में डिवाइड है, एक आपका ग्रामर है, एक आपका वोकैब है और एक आपका कंप्रीहेंशन है। तो भाई ये वोकैब के पार्ट का होता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है सर। ये याद करने होते हैं कि भाई आस्क फॉर मतलब मांगना होता है, गिव अप मतलब क्विट करना, त्यागना होता है, लुक फॉर मतलब खोजना होता है। जैसे यहाँ पे है आपका सेट बैक, सेट अप, सेट अबाउट, सेट इन, याद कर लो। सेट बैक का मतलब क्या होता है सर? कोई काम को डिले कर देना। कोई काम को क्या कर देना? डिले कर देना। जब आप कोई काम को डिले करते हैं तो इंग्लिश में हम फ्रेजल वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं? सेट बैक यूज करते हैं। सर सेटअप का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा जगह बना लिया जाए ना बोर्ड में। चलो, आपने कहा सर सेटअप का मतलब क्या होता है? हमने कहा सर सेटअप का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना। क्या करना? एस्टेब्लिश करना किसी चीज को, ठीक है सर। सेट अबाउट और सेट इन का मतलब क्या होता है? चलो आप बताओ मुझे कमेंट करके कि ये जो सेट अबाउट है, इस सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, या आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि भाई ये जो सेट इन है इसका मतलब क्या होता है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना। पता है? नहीं पता? आओ मैं बता देता हूं। सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग। क्या होता है सर? सर स्टार्ट डूइंग समथिंग। जब आप कोई चीज करना शुरू कर देते हो, जैसे कोई काम करना शुरू कर दो, कोई टास्क आपको मिला है, उस टास्क को करना शुरू कर दो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब में सेट अबाउट कहते हैं। और सेट इन का मतलब होता है कि भैया कोई चीज बिगिन हुआ और बिगिन होने के बाद वो कंटिन्यू है फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंटिन्यू, एक सेकेंड बस, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने कोई चीज शुरू किया और शुरू करने के बाद उसको बहुत देरी तक जारी रखे हो। जब उसको बहुत देरी तक जारी रखोगे उसका मतलब होता है सर सेट इन करना। और अक्सर हम इसका प्रयोग ना अनप्लीजेंट चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कोई ऐसा काम शुरू किया जो अनप्लीजेंट है, या कहीं पे कोई जैसे रैन का होना। देखो वर्षा अच्छी तो लगती है भाई, मौसम अच्छा है, लेकिन जानते हो ना दिन भर वर्षा ही होती रहेगी, दिन भर बारिश होती रहेगी, क्या लगता है आएगा मजा? फिर ऊब लगने लगेगा यार, दिन भर बारिश हो रही है, मजा नहीं आ रहा, मतलब मूड एकदम से, समझ रहे हो ना? हाँ तो भाई वैसे अनप्लीजेंट थिंग जब बिगिन तो हो और बिगिन होने के बाद कंटिन्यू रहे लंबे समय तक, तो उसको बोलते हैं सेट इन होना, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे। ही हैज डॉट 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 शॉप एज अ कंसल्टेंट। उसने कंसल्टेंट के रूप में एक दुकान क्या करी है? एक दुकान देर कर दी? ना जी ना,
सर एक दुकान उसने क्या कर दी, एस्टेब्लिश कर दी, एक दुकान उसने खोल दी है कंसल्टेंट की, उसने कंसल्टेंट की एक दुकान खोल दी है। तो खोल दी है इसका मतलब अपना राइट आंसर कौन होगा, आप बोलोगे सर राइट आंसर अपना सेटअप हो जाएगा। तो ही है सेटअप शॉप एज अ कंसल्टेंट। बाकी और जो आपके रिमेनिंग ऑप्शंस हैं मैंने उनकी भी मीनिंग बता दी है, याद कर लेना। अगर ये प्रीवियस ईयर में सेटअप आया है तो मैं भी भाई हमारे पास सेट बैक सेट अबाउट या सेट इन से क्वेश्चन बन जाए तो हम तो उम्मीदों पर जिंदा हैं ना, उम्मीदों पर दुनिया चले, तो भाई हम भी उम्मीदों पर चल रहे हैं। तो भैया उम्मीद है कोई भी आ सकता है, तो हम सबको एक्सप्लेन कर दिए इसीलिए ताकि आपको आसानी हो और क्वेश्चंस अगर एग्जाम में दिखें तो भाई आप आराम से मतलब अपना काम कर सको, क्वेश्चन को तमाम कर सको। और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बारी पढ़िएगा डायरेक्शन क्या कह रहा है। चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस। कह रहा है कि आपको ये जो दिया गया एक सेंटेंस है ना, एक सेकेंड, चलो, ये जो आपको दिया गया एक सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपका किसमें है, तो सर ये सेंटेंस अपना कंपाउंड सेंटेंस में है। अच्छा ये क्या चीज होती है, पता है, पता है, आओ मैं बताता हूं, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो ये जो अपने सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के ये टाइप्स हैं। ये सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या हैं सर, तो सर सेंटेंस को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हम लोग बोलते हैं सर सिंपल सेंटेंस, ठीक है जी। एक हम लोग सर क्या बोलते हैं, आपने कहा सर एक हम लोग होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है सर। सर और एक क्या है, आपने कहा सर एक है अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो इसको पहचानना बहुत जरूरी है। आपने बहुत आसान है, इतना आसान आज मैं बता दूंगा आपको ना, टेंशन लेना नहीं, लोड लेना ही नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस आप मतलब पलक झपकेगी और आपको आंसर मिल जाएंगे, पलक झपकते ही आपको आंसर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे आपको आंसर मिलेगा ना। देखो जब हम बात करते हैं सर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक मेन वर्ब हो। वैसे ग्रामर में मेन वर्ब नहीं कहते, ग्रामर में कहते हैं कि एक फाइनाइट वर्ब हो। लेकिन आपके समझने के लिए कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो फाइनाइट वर्ब क्या होती है ना, क्या होती है भाई, मेन वर्ब को ही कहते हैं। मेन वर्ब को ही समझ लो, बाकी वो तो जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे टॉपिक चैप्टर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे वहां पे। बट अभी समझ लो कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है सर, सर वो मेन वर्ब जो होती है ना आपकी, उसको सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक। अच्छा सर इस सेंटेंस में देखो कितनी मेन वर्ब है, सर वी मस्ट डू आवर वर्क वेल आर वी स्टैंड टू लॉस। सर कितनी मेन वर्ब है, आपने कहा सर यहाँ पे एक तो ये है अपनी और अनदर वन ये है अपनी, इसका मतलब सर दो दो मेन वर्ब है। जी हाँ सर, अगर दो दो मेन वर्ब है इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ। जी हाँ नहीं हुआ, तो चलो भाई ठीक है, फिर तब कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, सिंपल सेंटेंस हम पहचान लेंगे। कंपाउंड में क्या होता है सर, सर कंपाउंड में आपको ना पेन का कलर चेंज किया जाए तब मजा आ जाएगा ना। कंपाउंड में आपको सर 2 क्लास देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर, क्लॉज देखने को मिलते हैं। क्लॉज की जब बात करते हैं तो सर एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सर ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना वही होता है आपके कंपाउंड सेंटेंस में। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ऐसे क्लॉज जो अपना अर्थ देने में सक्षम होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपने कहा सर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दोनों क्लॉज आपके जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो उन्हें हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या सीन है सर, सर कॉम्प्लेक्स का सीन ऐसा है कि यहां पर भी आपको 2 क्लॉज देखने को मिलते हैं, लेकिन सर एक क्लॉज जो होता है वो आपका डिपेंडेंट होता है और जो दूसरा क्लॉज होता है भाई वो क्या होता है, आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सर डिपेंडेंट का मतलब है कि भैया एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे क्या रहेगा, निर्भर रहेगा। कैसे,
जैसे जब तक बच्चा कमाता नहीं रहता है तब तक वो क्या रहता है सर? सर मम्मी पापा के ऊपर निर्भर रहता है। हाँ, जब बच्चा कमाने लगता है तो क्या हो जाता है सर? सर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। वैसे ही अपने सेंटेंस हैं, सेंटेंस का काम होता है अर्थ देना। और जब आपका सेंटेंस अर्थ देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर, किसी दूसरे क्लाज पर निर्भर है, तो उस क्लाज को डिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आऊं, मैं बोलूं मैं जानता हूं, मैं बोलूं मैं जानता हूं, आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या जान गए यार? क्या जान गए? क्या जानते हो? मन में प्रश्न आएगा। मन में प्रश्न आया। अगर मैं बोल दिया मैं जानता हूं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं कि आप ये कर रहे हो, अब आपके मन में प्रश्न नहीं बनेगा। अब तो मन में प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन जब सिर्फ मैंने कहा मैं जानता हूं, तब आपके मन में प्रश्न बन गया, क्या कहा? इसका मतलब ये जो क्लॉज मैंने बोला मैं जानता हूं, ये अपना क्लॉज पूरा, ये अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा था। और अर्थ पूरा नहीं दे पाएगा तो भाई क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा वाला क्लॉज बोल दिया, क्या बोला? मैं जानता हूं कि आप खेल रहे थे या आप खेल रहे हो, अब आपके मन में प्रश्न नहीं बना। और मैं जानता हूं उस आप खेल रहे हो से मिल करके अपना पूरा अर्थ दे लिया, तो क्या का प्रश्न नहीं बना। इसका मतलब सर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, वी मस्ट डू आवर वर्क वेल, हमें अवश्य ही अपना काम अच्छे से करना चाहिए। आर वी स्टैंड टू लॉस, या फिर हमें हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई काम अच्छे से नहीं करोगे तो हार जाओगे ही जाओगे। तो काम या तो अच्छे से करना चाहिए या तो फिर हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर ये दोनों सेंटेंस, ये दो क्लॉज हैं, एक सेंटेंस है, और ये दिया गया सेंटेंस किसमें है? तो सर आप कह रहे हो कि भैया ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में है और हमें इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सर कैसे बदला जाएगा? बताते हैं भाई कैसे बदला जाएगा। पहले बोर्ड को इरेज कर दो, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उनको इरेज करो, फिर समझते हैं। अब देखो यहाँ पे वी मस्ट डू आवर वर्क नॉट टू स्टैंड लॉस। सर यहाँ पे तो सिर्फ एक मेन वर्ब है, डू। इसका मतलब तो ये सिंपल हो गया, हमको तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चाहिए है। इफ वी डू नॉट डू आवर वर्क वेल वी स्टैंड टू लॉस। सर यहाँ पर एक वर्ब है, वी स्टैंड यहाँ पर भी एक वर्ब है। सर ये हो सकता है, ठीक है देख लेते हैं भाई आगे। आगे क्या है? डू यू वर्क वेल नॉट। सर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वर्ब है, डू यू वर्क, वर्क है, क्योंकि यहाँ पे टू स्टैंड इन्फिनिटिव मेन वर्ब है नहीं, यहाँ पे नॉट टू स्टैंड इन्फिनिटिव मेन वर्ब है नहीं। तो सर इसमें भी एक ही वर्ब है, इसका मतलब ये भी अपना सिंपल में आएगा, ये भी अपना सिंपल में आएगा। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें दो वर्ब है। अगर दिया गया सेंटेंस कंपाउंड है तो सर ये क्या होगा? क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। बोलो क्लियर हुआ? बोलो भाई क्लियर हुआ ना? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस। मतलब देखो, समझो समझो समझो, यहाँ पे समझना जरूरी है सर। सर समझना क्या जरूरी है वो ये देखते हैं। ये बस 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 चलो चलो, यहाँ पे समझना क्या जरूरी है सर? सर आई विल हेल्प यू इन एनी पॉसिबल वे। आप इसको देख पा रहे हो? सर इसमें कितनी वर्ब है? आई विल हेल्प, सर एक मेन वर्ब है बस, हेल्प। बस इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है सर? सिंपल सेंटेंस है। बोलो हम पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? बोलो हाँ, बोलो हाँ पहचान सकते हैं। सर यहाँ पे कह भी रहा है कि इस दिए गए सिंपल सेंटेंस को किस में बदलना है? सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ठीक है हम बदल लेंगे। कैसे? आई विल हेल्प यू। सर यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मतलब ये भी सिंपल सेंटेंस है, हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है सर। ठीक है, I will help you in whichever way it is possible। सर यहाँ पे एक वर्ब है और यहाँ पे एक मेन वर्ब है। इसका मतलब सर इसमें दो मेन वर्ब है, ये हो सकता है, बट अभी और ऑप्शन को देखने के बाद ही हम पता कर पाएंगे ना, ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे। आओ देखो, यू मे सीक हेल्प।
यू में सीक हेल्प इन एनी वे। सर यहाँ पे एक मेन वर्ब है, क्योंकि जो हेल्प होती है ना, ये कभी कभी वर्ब का काम करती है और कभी कभी नाउन का भी काम कर लेती है। और जब यहाँ पे कोई दूसरी मेन वर्ब है तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, तो सर एक ही मेन वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी आपका सिंपल सेंटेंस हुआ। और भाई नन ऑफ द अबव तो भाई अलग ही है। और देखा जाए तो यहाँ पे सर दो वर्ब है, दो वर्ब है। और सर आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, करूंगा इन विच ईवर वे इट इज पॉसिबल, जिस भी तरीके से संभव होगा। अगर मैं इसमें से एक क्लास बोलूं जिस भी तरीके से संभव होगा, तो आप कहोगे और आगे बोलो, मन में प्रश्न आएगा और आगे फिर क्या। इसका मतलब सर अगर मैं एक क्लॉज बोल रहा हूं, ये अपना सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है, और अगर ये सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा है तो इसको दूसरे क्लॉज की आवश्यकता है। मैंने बोला मैं आपकी हेल्प करूंगा जिस भी तरीके से संभव है। सर अब ये अपना पूरा अर्थ दे सकता है। सर अगर अब ये अपना पूरा अर्थ दे सकता है, इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास है और एक डिपेंडेंट क्लास है, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होने की वजह से सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जरा बोलो, राइट आंसर क्या होगा सर। आपने कहा सर राइट आंसर अपना बी हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। हमारे स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चलिए क्वेश्चन नंबर 10 to 13 के लिए, चूज द अप्रोप्रिएट टेंस form of the verb for the following sentences from the alternatives given below them। मतलब समझे नहीं समझे, आओ हम समझा देते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में ना एक ब्लैंक है, एक खाली जगह है, और कह रहा है कि इस खाली जगह पे ना इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बैठेगा, बट आपको टेंस के अनुसार टेंस को ध्यान में रखना है, और टेंस के अकॉर्डिंग यहां पे राइट वर्ब कौन सी हो सकती है। चूज द अप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म, वर्ब की प्रॉपर राइट टेंस फॉर्म क्या हो सकती है वही फिल करना है। टेंसेस जानते हो, अरे वही प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वही प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हाँ उन्हीं में से तो क्वेश्चन बना हुआ है। कितनी आसान सी बात है टेंस को लेकर के ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर जहां पे आपको डाउट रहे आप कमेंट में बताइएगा, मैं तो आगे समझा ही रहा हूं जी ना। देखो कह रहा है आवर टीचर टॉट अस दैट द अर्थ राउंड द सन। हमारे जो टीचर थे, हमारे जो टीचर थे उन्होंने सिखाया पढ़ाया हमें कि द अर्थ राउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या करती है सर, सर चक्कर लगाती है। ठीक है हमको भी पता है, बट यहां पे चक्कर लगाने का मतलब तो मूव होता है सर। आपने कहा सर चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाने का मतलब मूव होता है, लेकिन मूव लिखूं कि मूव्स लिखूं, हैड मूव्ड लिखूं कि हैज मूव्ड लिखूं, कंफ्यूज तो कर रहा है, क्या लिखूं। सुनो याद रख लेना, आज से याद रख लेना, जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसा टेंस आ जाए जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो जाए, तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, वो टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। ठीक जी, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि सर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आउट हो गए भाई, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सी और डी आउट हो गए, बचे कौन सर, ए और बी। लेकिन सर अब ए लगाऊं कि बी लगाऊं, क्योंकि ए भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम टेंस में बात करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट मतलब जानते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट,
सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कभी कभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेके चलता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है आपकी वर्ब में यस या ईएस का लगाना। जैसे देखो ना, मूव आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मूव्स क्या है, आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यस या ईएस वाली फॉर्म है। ठीक है जी। अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो थर्ड पर्सन का होगा, साथ ही साथ सिंगुलर नंबर का होगा। नहीं पता? आओ मैं बताता हूं क्या होता है यार, टेंशन काहे ले रहे हो। जब मैं हूं तो फिर क्या गम है, मैं बताता हूं क्या टेंशन क्या है। देखो, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये सब्जेक्टों का अपना नंबर और पर्सन होता है। ध्यान दे लेना भाई, नंबर और क्या होता है सर? सर नंबर और पर्सन होता है। एक तो सर अपना होता है फर्स्ट पर्सन, एक आपने कहा सर अपना होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है अपना सेकंड पर्सन और एक होता है अपना थर्ड पर्सन। ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर है। आगे आगे क्या बताना है वो बताओ पहले ना, कहोगे वो बताओ पहले आगे क्या बताना है। तो भाई यहाँ पे आपका पर्सन है और इधर आपका ना नंबर होता है। नंबर में आपको याद रखना है, एक आपका होता है सिंगुलर नंबर और एक आपका होता है प्लूरल नंबर। याद रख लो, टेंस का झमेड़ा खत्म हो जाएगा। आई सिंगुलर नंबर, वी प्लूरल नंबर, यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों चलता है। अब बात कर लो सर ही की, अब बात कर लो सर आप यहां पे ही को ले लो आपने, सी को ले लो आपने, इट को ले लो आपने, दिस को ले लो आपने, दैट को ले लिया आपने। सर यहाँ पे हमने बॉय को ले लिया, यहाँ पे हमने गर्ल को ले लिया ना, यहाँ पे हमने क्या ले लिया भाई, गर्ल को ले लिया। यहाँ पे हमने किसी एक नाम को ले लिया, सपोज दैट स्मिथ का नाम ले लिया, या सपोज दैट मैंने आयरा का नाम ले लिया। हमने कोई भी नाम ले लिए भाई, ये अपने थर्ड पर्सन में आएंगे। अच्छा यहाँ पे सर क्या आएगा, आओ बताते हैं क्या आएगा। सर यहाँ पे अपना कौन आएगा, दे आएगा, यहाँ पे आपका दीज होगा, यहाँ पे आपका दोज हो जाएगा। और सर क्या होगा, और सर यहाँ पे हम ले सकते हैं बॉयज को, यहाँ पे हम ले सकते हैं गर्ल्स को, यहाँ पे हम दो नाम ले सकते हैं साथ में, जैसे स्मिथ एंड आयरा। समझो, अब आओ समझाता हूं मैं। नहीं समझ में आया क्या, ये क्या लिख दिया, आओ मैं बता देता हूं क्या लिख दिया। सुनो देखो, ये आई क्या है सर, सब्जेक्ट है। वी भी क्या है सर, सब्जेक्ट है। कौन से पर्सन में आता है सर, फर्स्ट पर्सन में आता है, ये याद रखना है बस आपको। आई और वी कौन से पर्सन में सर, फर्स्ट पर्सन में। सिंगुलर प्लूरल का क्या लोचा है ये बताओ। देखो, सिंगुलर का मतलब वो चीज जो केवल एक है, प्लूरल का मतलब वो चीज जो एक से अधिक है। तो भाई आई का मतलब मैं अकेला, वी का मतलब बहुत सारे लोग, बहुत प्लूरल हो गया। ठीक है जी। यू सर आप अकेले की बात कर दिया, यू सिंगुलर हो गए, और कई सारे लोग हैं और फिर भी मैंने यू कह दिया, तो क्या हो गए सर, प्लूरल, आप लोग हो गए। कौन से पर्सन में आता है सर, सेकंड पर्सन में आता है। अच्छा, ये भी याद रखना पड़ेगा, इतना सारा कैसे याद होगा, ना याद रखना तो काम कैसे चलेगा, हम बताते कैसे चलेगा। आई वी यू तीन है, याद कर लोगे। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। ठीक जी, ठीक है। बाकी जितने भी बचते हैं सबके सब थर्ड पर्सन, खत्म, बस इतना ही जानना है। आई वी यू फर्स्ट और सेकंड में, बाकी जितने बचे थर्ड पर्सन में। एक वचन बहुवचन हम जानते ही हैं, एक की बात हो रही है सिंगुलर नंबर, एक से अधिक की बात हो रही है प्लूरल नंबर। सर अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है और थर्ड पर्सन का है, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब में आपको लगाना होता है यस या ईएस। और यहां पे अगर आप देखोगे, आवर टीचर टॉट अस दैट द अर्थ, ये अपना सब्जेक्ट है अर्थ। सर अर्थ सिंगुलर की प्लूरल, आप बताओ, अर्थ सिंगुलर की प्लूरल अर्थ कितनी है, आपने कहा सर एक है। जब भाई अर्थ एक है, इसका ये मतलब हो गया कि सिंगुलर है। क्या ये अर्थ आई है क्या, नहीं,
अर्थ वी है क्या? नहीं। अर्थ यू है क्या? नहीं। इसका मतलब कौन से पर्सन में? सर ये आएगी अपनी थर्ड पर्सन में। और कौन से नंबर में? सर सिंगुलर नंबर में। ठीक है सर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं? जी हाँ। सो राइट आंसर कौन बनेगा? बोलो कौन बनेगा? आपने कहा सर आपका मूव्स बनेगा राइट आंसर। कौन? मूव्स बनेगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि आई डॉट 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 नो हिम, सॉरी हिम वेरी वेल। क्या होगा? नो नोइंग हैड नोन नोन। मैं उसे अच्छे से जानता हूं। सर अपना रेगुलर एक्शन हो गया। और रेगुलर एक्शन किस में जाता है? सर प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। जी हाँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर आई फर्स्ट पर्सन में आता है। जी हाँ। फर्स्ट पर्सन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जी हाँ। सर राइट आंसर कौन हो जाएगा? नो हो जाएगा। खत्म बात। क्या हो जाएगा सर? सर नो हो जाएगा। इसी के लिए तो अभी तक मैं समझा रहा था, इसी के लिए तो समझा रहा था कि बाकी आपको आगे टेंशन ना हो भाई, आपको आगे टेंशन ना हो, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर लो। सी डॉट 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 प्ले टेनिस सिंस मॉर्निंग। एक चीज याद रख लेना। क्या? सर अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ में आपको दिख जाता है टाइम, जैसे इस सेंटेंस में सर सिंस मॉर्निंग क्या है? बोलो क्या है? सर आप कहोगे सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिख गया है। और सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिख जाएगा तो वो सेंटेंस हमेशा किस में जाएगा? बोलो किस में जाएगा? सर परफेक्ट में जा सकता है। और किस में जाएगा? सर वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा सकता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा सकता है सर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसका मतलब सर ना प्ले होगा ना प्लेज होगा, क्योंकि परफेक्ट में जाएगा तो हैव वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा तो हैव वर्ब के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देख लो यहाँ पे, देख लो सर यहाँ पे हैज बीन प्लेइंग है, हैव बीन प्लेइंग है। ले दोनों में से कोई एक सही होगा, क्योंकि दोनों हैव वर्ब हैं, दोनों में बीन आया है, दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। अब यहाँ पे कौन सही होगा सर? वो डिसाइड करेगा अपना सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो सर हैज हो जाएगा, बाकी और कोई सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा सर? हैव हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी है। सर सी क्या आई है क्या? आपने कहा नहीं सर। वी है क्या? आपने कहा नहीं सर। यू है क्या? आपने कहा नहीं सर। इसका मतलब सर सी का मतलब वह होता है थर्ड पर्सन में जाएगी वह। थर्ड पर्सन में सर सिंगुलर नंबर में जाएगी क्योंकि अकेली है। सर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हैज लगता है तो राइट आंसर हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग। क्या होगा? बोलो जरा बोलो, क्या होगा? हैज बीन प्लेइंग। क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो कमेंट जिंदा है, कमेंट में पूछो, अगली क्लास में कवर किया जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, पढ़ना इज्जत से है ना, गजब एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना, समझना जरूरी है चीजों को। आ डॉट 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 ऑफ है, क्या करना है इसमें सर? सर इसमें इस खाली स्थान को भरना है। किससे भर दें सर? अरे यार यही तो सीखना है सर। बंडल, क्वेर, स्कैंड्रम, सॉरी स्क्वाड्रॉन और क्राउड। सर देखो यहाँ पे है तो मटेरियल है तो कोई थिंग है, चीज है। सर मटेरियल या चीजों के लिए ना आप कहोगे सर मटेरियल और चीजों के लिए सर क्राउड नहीं आता। क्राउड किसके लिए आता है सर? पीपल के लिए आता है। ठीक है सर। क्विर किसके लिए आता है सर? सर क्विर आपका एरो के लिए आता है। ठीक है। स्क्वाड्रन किसके लिए आता है सर? सर ये आर्मी के लिए आता है, क्या बोलते हैं सॉरी, एयरक्राफ्ट के लिए आता है और सोल्जर के लिए आता है। तो सर बंडल किसके लिए आता है? चीजों के लिए। जब आप चीजों का इकट्ठा करते हैं ना तो उसको इकट्ठा करने के लिए हम बंडल वर्ड का यूज करते हैं। तो अ बंडल ऑफ हे इज द राइट आंसर। क्या होगा सर? सर अ बंडल ऑफ हे इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भाई आ
डॉट 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 ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सर सीढ़ियाँ होती हैं। सर सीढ़ियाँ किसके लिए होती हैं? सर सीढ़ी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए होती है। हाँ, कई बार एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जाने के लिए भी होती है। हाँ जी होती है, तो क्या कर सकते हैं सर? देखो शूट क्या होता है सर, शूट जो होता है वो कनेक्टिंग रूम्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे होटल है या बिल्डिंग है तो वहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए होता है ना, कनेक्टिंग रूम्स होते हैं। इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो स्वीट यूज होता है। क्या? स्वीट यूज होता है। ठीक है जी सर। फैगोट एक प्रकार से ना, एक तो ये अब्यूजिंग वर्ड के रूप में भी यूज होता है। पता है किसको? जो गे होते हैं, गे मैन के लिए भी थोड़ा सा स्लैंग है एक प्रकार का, ये अब्यूजिंग वर्ड है तो उनके लिए भी यूज होता है। बाकी बंडल के अर्थ में भी कई बारी इसका यूज हो जाता है, जो बंडल अभी हम लोग पढ़ के आए। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर राइट आंसर कौन बनेगा सर? सर यहाँ पे जो अपना राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फ्लाइट। क्या बनेगा सर? सर राइट आंसर अपना बन जाएगा फ्लाइट, क्योंकि जब हम एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हैं तो सर हम फ्लाइट वर्ड का यूज करते हैं। तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर। और सीढ़ी किसके लिए होती है सर? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे फ्लाइट का यूज किया जाएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर 15 to 16 नंबर क्वेश्चन के लिए है, चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। मतलब ये है सर, यहाँ पे एक सेंटेंस दो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ये पैसिव में है। ये किस में है? आपने कहा सर ये पैसिव में है। ठीक है जी सर, ये पैसिव में है, इसका हमें एक्टिव बनाना है क्या? हाँ लिखा तो है चूज द एक्टिव फॉर्म, एक्टिव बनाना है। आसान है सर, बना लेंगे। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि चाहे पैसिव से एक्टिव में जा रहे हों, चाहे एक्टिव से पैसिव में जा रहे हों, सर सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। चलो पहले वही कर लेते हैं। सर यहाँ पे द माउस है, कलर चेंज करते हैं ना यार, क्योंकि कलर नहीं चेंज करेंगे यार मैचिंग हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। तो सर यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है द माउस है, ऑब्जेक्ट है सर द कैट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अपना ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले देख लो भाई, देख लो, द कैट तो इसमें नहीं है सर, इसमें द माउस को रख लिया, मतलब ये तो गयो, इसका तो काम तमाम हो गया सर, पहले ही नजर में इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। सर द कैट ये भी सही हो सकता है, द कैट ये भी सही हो सकता है। कैट इसने लगाया, द को गायब कर दिया, काहे? गलती किया ना इसने, गलती किया ना, हम इसको यहीं से टर्मिनेट कर देंगे। हटो, निकल बाहर निकल। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, 50-50। सर चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर द कैट को हम पहले लिखेंगे, वॉज किल्ड है सर। सर याद रखना वाज वर का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म में सर किसका यूज करते हैं? आप कहोगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें है सर? इसमें भी वॉज लगा दिया, किल्ड लगा दिया। अरे हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो हमको तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए है। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें है? सर किल्ड में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। कितना आसान है, बोलो कितना आसान है ना? आसान। एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी क्लास में आपको हम एक कहानी सुनाएंगे, बस वो कहानी आपके एक्टिव और पैसिव की कहानी होगी, और उस कहानी के बाद से आपको एक्टिव पैसिव का एक भी रूल नहीं याद करना पड़ेगा, और एग्जाम में एक्टिव और पैसिव से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के चले आओगे ना तो भाई फिर समझ लो बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी, क्योंकि बिना रूल के मैं आपको सिखाऊंगा। एक भी रूल याद नहीं करना पड़ेगा यार, कितनी चीज याद करे बच्चा। जीएस पे कितना सारा तो पड़ा है, पूरा बोझ पड़ा है, कितना याद कर ले। हाँ तो हम आपको याद नहीं कराएंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, कम से कम याद करना पड़ेगा और अधिक से अधिक समझना पड़ेगा, बस अपना ये यूज करना है बस। ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स, इसका भी एक्टिव फॉर्म चूज करना है। ठीक है सर, आसान है। पहले तो भाई ही को ऑब्जेक्ट बनाओ, बाई सॉरी ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर
बाय द शेयर होल्डर्स। सर द शेयर होल्डर्स अपना क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर द शेयर होल्डर्स अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। सर यहां पर ही है, यहां पर ही है, यहां पर अपना द शेयर होल्डर्स है ना। अब बताओ हमें कुछ और देखने की आवश्यकता है क्या? ही द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम। अच्छा सर ही क्या बन जाएगा? सर आप कहोगे सर ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही ऑब्जेक्ट हिम हो गया है सर। ही ऑब्जेक्ट हिम हो गया है सर। सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलो हमको एक भी रूल याद रखने की जरूरत पड़ी क्या? हमको एक भी रूल की आवश्यकता पड़ी क्या? इतना आसान है एक्टिव से पैसिव यार, इतना आसान है ना, इतना आसान है कि समझ लो बस, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, चूज द अप्रोप्रिएट सिंपल सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो बस वही फिर से आ गया जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, जिसको अभी हम लोग निपटा के आ रहे हैं, वही फिर से आ गया है सर। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आओ कोई बात ना सर। सर यहाँ पे ना हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। किससे? सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अरे सर सिंपल वही ना जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। यही फाइनाइट का मतलब सर ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एक मेन वर्ब होती है। हाँ वही तो फिर आसान है सर। हम सीधा देखते हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट, सर एक वर्ब यहाँ है, दैट नो वन हैज वॉन। सर दो वर्ब है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड है। अरे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, हमको सिंपल जो ढूंढना है, ज्यादा काहे परेशान होना, दिमाग को दही काहे बनाना। आओ आराम से देखते हैं। इट इज रिपोर्टेड नो वन हैज वॉन। सर यहां पे भी एक वर्ब है, यहां पे भी एक वर्ब है, इसका मतलब ये तो गयो, काम से गयो। रिपोर्टेडली नो वन। सर देखो गजब का है सर। सर रिपोर्टेडली इसने वर्बवा को एडवर्ब बना दिया। अच्छा काम किया, वर्ब तो गायब हो गई सर। सर कितनी वर्ब बची? एक वर्ब बची। सर ये सही हो सकता है? हाँ जी बाबू सही तो हो सकता है। आगे इट वॉज रिपोर्टेड, एक वर्ब ये है सर, फिर से एक वर्ब आ गई, दो वर्ब है सर, ये भी गयो। और सर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास है ना एक वर्ब वाला सेंटेंस। सर एक वर्ब वाला सेंटेंस ही अपना क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होगा? बी होगा। बताओ कुछ याद करना पड़ेगा? आप कर लोगे आराम से? बोलो कर लोगे आराम से? कुछ याद करना पड़ा क्या? नहीं ना, इतना आसान है, इतना आसान है। बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कैसे बनाए सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल। ये अरे क्या कंफ्यूजन है यार, क्या कंफ्यूजन है, इतना आसान तो है ना। चलो देखो बाकी थ्योरी की क्लास में तो चीजें समझाई जाएंगी भाई, कैसे क्या क्यों सब चीजें। अभी तो हम लोग पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस तो भाई ऐसे ही करना होता है, क्योंकि ऐसे ही हमें हमारी प्रिपरेशन हो सकती है। प्रैक्टिस एक प्रकार से अपना रिवीजन हो जाता है ना चीजों का जो हम लोग पढ़े हुए हैं। प्रैक्टिस में पढ़ना नहीं, रिवीजन होना होता है। लेकिन फिर भी बहुत बारी हम लोग कई सारी नई चीजें सीख लेते हैं, तो बस वही बातें हैं। जीवा कैन नॉट हियर अनलेस सी यूज अ हियरिंग एड। ए भाई क्या है, कह दो ना थोड़ा सा तो भाई पहले कुछ तो यहाँ पे है। क्या है सर? सर ठीक है कोई बात ना, वही 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 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है, कंपाउंड बनाना है। हाँ कॉम्प्लेक्स दिया है, कंपाउंड हमें बनाना है। जीवा कैन नॉट हियर, एक वर्ब यहां है सर, अनलेस सी यूजेस, एक वर्ब यहां है सर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, सिंपल बनाना है। ठीक है सर, एक वर्ब वाला सेंटेंस ऑप्शन ढूंढो पहले। सर यहाँ पे हियर है, यहाँ पे यूजेस है, मतलब ये भी नहीं होगा। सर यहाँ पे हियर है, यहाँ पे यूज है, दो वर्ब है, ये भी नहीं होगा। सर जीव यहाँ पे हियर है, यहाँ पे यूजेस है, इसमें भी दो वर्ब है, ये भी नहीं होगा। हैं यहाँ पे सर हियर तो है, लेकिन देखो ना जीवा कैन नॉट हियर विदाउट अ हियरिंग एड, सर दूसरी वर्ब है ही नहीं। सेंटेंस भी सही है, इसका अर्थ था, अर्थ भी नहीं याद रखना। जब आप सिंपल से कंपाउंड बना रहे हो या कंपाउंड से सिंपल बना रहे हो, तो आपको ना एक चीज जरूर याद रखना है कि भाई आपको अर्थ नहीं चेंज होने देना, आपके सेंटेंस का अर्थ सेम टू सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे मैं समझाता हूँ। जीवा कैन नॉट हियर, जो जीवा है ना वो सुन नहीं सकती है, अनलेस सी यूजेस अ हियरिंग एड, जब तक वो हियरिंग एड का यूज ना कर लेगी। यदि वो हियरिंग एड ना लगाएगी तो वो सुन नहीं सकती है। ठीक है जी, इसका अर्थ क्या होगा बताओ फिर? जीवा कैन नॉट हियर, जीवा सुन नहीं सकती विदाउट अ हियरिंग एड, बिना हियरिंग एड के। वही अर्थ हुआ तो हुआ ना।
चाहे हम बोलें कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं पास नहीं करोगे, चाहे हम बोलें बिना पढ़े आप पास नहीं करोगे। भाई चाहे ये वाला कान पकड़ोगे चाहे ये वाला कान पकड़ोगे, बात तो दोनों में एक ही हो रही है भाई, दर्द तो हमको ही होना है। सेम टू सेम यहाँ पे है सर, हम चाहे ऐसा बोलें चाहे ऐसा बोलें, दोनों का अर्थ सेम ही है। भाई जब दोनों का अर्थ सेम है तो अपना सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए बात करते हैं सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 और 20? सर देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बड़ा आसान है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड एज 1 and 6. The rest of the sentence is split into 4 parts or PQRS. There are 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and choose the appropriate combination form. अच्छा जी, हमको समझ में आ गया। ये पैराजंबल वाला सेंटेंस है जिसमें हमको एक सेंटेंस दिया गया है लेकिन इसको ऐसे इधर से उधर कर दिया गया। मतलब समझ रहे हो ना, किसी डॉक्टर ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि भाई हाथ लगा दिया पांव की जगह पांव लगा दिया, आंख की जगह आंख लगा दी, किडनी की जगह किडनी लगा दी, फेफड़े, समझ रहे हो ना, अलग ही प्रकार का एक्सपेरिमेंट चल गया। वैसा ही सेंटेंस हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लास सब अलग अलग घूम रहे हैं, इनको हमें इकट्ठा करके एक बनाना है। चलो बना देते हैं भाई, बना देते हैं। ये बदलेगा नहीं, इफ द सोवेर्निटी, और ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है सर, इनके बाद ये जो अपने पी क्यू आर एस है इनको ऑर्डर में लाना है। ठीक है, इफ द सोवेर्निटी, इफ द सोवेर्निटी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सेफ, क्योंकि भाई ये अधूरा है। इफ द सोवेर्निटी एंड द यूनिटी तो हो नहीं सकता साथ में, क्योंकि बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। इन द हैंड्स, इफ द सोवेर्निटी इन द हैंड्स कोई बात ही नहीं बनती भाई। इफ द सोवेर्निटी ऑफ द पीपल एंड दियर इलेक्टेड, अरे भाई क्या कह रहे हो? इफ द सोवेर्निटी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सेफ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द यूनिटी, इट कैन, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, इफ द सोवेर्निटी ऑफ अ कंट्री इज नॉट सेफ ना, ना, इफ द इज नॉट सेफ, सर पहले आएगा आपका एक, उसके बाद आपका आएगा एस। ठीक है जी, उसके बाद सर इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड दियर इलेक्टिव्स। सर ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या होगा सर? सर राइट आंसर होगा। आराम से हो जाएगा सर, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर वही सेम है, ठीक है। द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वॉज डिसरप्टेड, लीडर की पब्लिक मीटिंग जो थी वो डिसरप्ट हो चुकी थी। फॉर द सोल्यूशन ऑफ दियर प्रॉब्लम, ये लास्ट सेंटेंस है। चलो इसको देखो, द लीडर्स पब्लिक मीटिंग, जो लीडर की पब्लिक मीटिंग थी वो डिसरप्ट हो चुकी थी बाई अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, एनी फर्म एश्योरेंस ही हैड नॉट गिवन देम हु फेल्ट दैट। ये क्या बात हो गई? द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वॉज डिसरप्टेड बाई, डिसरप्टेड, और एक ऑप्शन होगा ना यार, ऑप्शन तो और एक होगा जी, कहाँ गया दूसरा? अच्छा यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन, एक सेकेंड, ये है। चलो चलो, तो हो जाएगा अपना भाई बाई अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, बाई अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस हु फेल्ट दैट। सर पहले अपना आएगा ये, हाँ, बस एक सेकेंड ना, पेन ले लिया जाए। सर पहला अपना ये क्रम आएगा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो सर ये आएगा, क्योंकि बाई अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस हु फेल्ट दैट ही हैड नॉट गिवन देम एनी फर्म एश्योरेंस। सर 1 4 3 2, यानी पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कैसे होगा, कैसे होगा? ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा भाई। आओ आगे बढ़ते हैं अपने 21 और 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है, करेक्ट ऑर्डर में करना है। इनका भी क्रम थोड़ा सा इधर उधर हिल गया है, करेक्ट ऑर्डर में करना है, तो भाई चलिए करा जाए करेक्ट ऑर्डर में। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मल्टीट्यूड टू बार्क एट कमिटमेंट, क्या बोलते हैं, कॉमिनेंट मेन एज डॉग डू इट इज द प्रैक्टिस। अरे भाई पहले तो सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। सर ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, इट इज द प्रैक्टिस,
ठीक है, किसकी प्रैक्टिस है सर? द प्रैक्टिस, यानी ये नाउन है, तो नाउन के साथ ही दूसरी नाउन को जोड़ने के लिए आप लगता है, यानी पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा, पहले थर्ड फिर 1। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मल्टीट्यूड टू bark at eminent men as dog do at strangers। सर फिर 2 and 4 होगा, देख लो भाई, 3 1 2 4, 3 1 2 4। सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, फिर से करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है जी। टू द रॉक्स बेलो माई ग्रिप एंड आई वॉज अबाउट टू प्लमेट ऑन द ब्रांच वॉज वीकनिंग। अच्छा जी, पहले तो भाई सब्जेक्ट आएगा, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, क्या होगा? माई ग्रिप एंड आई वॉज अबाउट टू प्लमेट ऑन द ब्रांच, ना जी ना जी ना जी, टू द रॉक्स बेलो, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंड आई वॉज अबाउट टू प्लमेट टू द रॉक बेलो, मतलब 3 के बाद 1 आएगा। माई ग्रिप ऑन द ब्रांच वॉज वीकनिंग, मेरी जो पकड़ थी, ग्रिप थी, वो ब्रांचेस पर क्या हो रही थी? कमजोर हो रही थी, और इसलिए आई वॉज अबाउट टू प्लमेट टू द रॉक बेलो। सर पहले आपका आएगा 2, और उसके बाद आपका आएगा 4, और उसके बाद आपका आएगा भाई कौन? 3, और उसके बाद आपका आएगा 1, यानी कि आपका होगा 1 2 4 3 1, 2 4 3 1। राइट आंसर कौन बनेगा? सर राइट आंसर अपना ए बन जाएगा। एक मिनट, 1 4 3 2 टू द रॉक्स बेलो, क्या है? 1 4 3 2 टू द रॉक्स बेलो ऑन द ब्रांच वॉज, नहीं, यहां पे आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है ना? ये गलत है, ये गलत है भाई, इसको गलत मतलब टाइप कर दिया गया है, उसके लिए जाने दो। आगे बढ़ते हैं सर। हमें एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, और हमें क्या करना है सर? इस पैसेज को पढ़ करके इसके आंसर्स को जवाब देना पड़ेगा। आओ पहले पैसेज को फटाक से पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़ो। Where have all the honey bees gone? सारे honey bees कहाँ चले गए हैं? Last summer was less busy than usual. That's because not many honey bees were humming around. What happened? क्या हो गया? No one knows for sure. कोई निश्चित ही नहीं है. But scientists have several theories. लेकिन scientists की बहुत सारी theories हैं based on the facts they observed. They have observed. क्या है? Some scientists think the cold winter last year killed a lot of bees. कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि बहुत सारी मधुमक्खियों को लास्ट ईयर की विंटर ने खत्म कर दिया। Unlike most insects, bees usually live through the winter. They spend the cold months inside their warm hives eating honey. Last winter was extra long and cold. The bees might have run out of food before spring. अच्छा कोई बात ना, बट माइक अभी सिर्फ पढ़ते चलो, इसका आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आंसर वहां से हम दे लेंगे आराम से। पढ़ने रहेंगे लेकिन तभी दे पाएंगे, बिना पढ़े नहीं दे पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, कंप्रीहेंशन है, और कंप्रीहेंशन भी सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। चलो आओ देखो। बट माइकल एम स्पोकर, a scientist and beekeeper, says that honeybees in America have a bigger problem than cold weather. A mite that is harmful to bees has invaded the United States from other parts of the world. The mite, called the varroa mite, is a flat, little bean-shaped critter that lives on the bees' bodies. M. Spoker says the mites live by sucking the bees' body fluid that weakens and probably kills the bees. The mites are bad news for humans too. Bees pollinate plants that produce many foods that humans eat. Bees also make honey and wax that humans use. Scientists are fighting to save the honeybees. They have a secret weapon. A type of bees called the Yugo bee knows how to fight off the varroa mites. The Yugo bees come from an area in Europe that was once Yugoslavia. They pick the mites up with their legs and crush them in their jaws. Wow, gajab. Scientists will help American beekeepers introduce the Yugo queens into honeybee colonies here. Those Yugo queens should lay eggs that will hatch into a new generation of bees. Scientists hope that those bees will take after their mothers and know how to kill varroa mites.
विल द साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट वर्क, वेट अंटिल इन स्प्रिंग, देन सी इफ यू हियर मोर बजिंग। आओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं सर। माइट्स वीकेंस बीज बाई, माइट्स जो हैं वो मधुमक्खियों को कैसे कमजोर करते थे? सर हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आप कहोगे सर हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं ना उनको शक कर लेते हैं, और इस तरीके से जो माइट्स हैं वो मधुमक्खियों को कमजोर करके मार डालते हैं। तो आप कहोगे सर राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सर बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? सर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल नीड बीज बिकॉज, लोगों को बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों होती है? आर फ्रेंडली इंसेक्ट, अरे सर बीज फ्रेंडली इंसेक्ट नहीं है। बीज जो है लिव्स इन बीहाइव्स, अरे भाई वो तो सब जानते हैं, इसलिए थोड़ी ना ह्यूमन की आवश्यकता है। ह्यूमन की आवश्यकता इसलिए है कि ये क्या करती हैं सर, ये पॉलिनेट करती हैं प्लांट्स को। बीज जो हैं ये प्लांट्स को पॉलिनेट करने का काम करती हैं, जिससे हम ह्यूमन ईट करते हैं, इसलिए हम ह्यूमन को मधुमक्खियों की आवश्यकता है। इनको बचाओ, जब तक इनको नहीं बचाओगे भाई हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, और लास्ट क्वेश्चन क्या है सर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, लास्ट क्वेश्चन अपना है, साइंटिस्ट होप दैट, साइंटिस्टों का यह होप है कि यूगो बीज ब्रॉट टू अमेरिका विल, जो यूगो बीज है वो मतलब ब्रॉट टू अमेरिका विल, क्यों भाई? बजिलाउडी नहीं सर, प्रोड्यूस बेबी बीज दैट नो हाउ टू फाइट द वेरोमाइट। हाँ, माइट जो है वो बीज को खत्म कर दे रहे हैं, तो ये जो मतलब कि यूगो बीज हैं ये जानती हैं कि माइट को कैसे खत्म करना है, इसीलिए वो लोग इस मधुमक्खी को लाना चाहते हैं। तो राइट आंसर अपना क्या होगा सर? बी हो जाएगा। अब जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना, जब आप ये पीडीएफ से इस पैसेज को पढ़ोगे तो आप खुद अपने आप से इनका आंसर उस पैसेज में पाओगे। हमने पढ़ा और हमने ध्यान देते हुए पढ़ा, हमको आंसर याद हो गए, पता चल गए। बट अगर आपको पहली बारी में नहीं समझ में आया ना, तो पैसेज को पढ़ना होता है बहुत ध्यान से, और उसी में आंसर छुपा होता है, क्योंकि पैसेज का आंसर, पैसेज के क्वेश्चन का आंसर पैसेज से दिया जाता है, और पैसेज में ये सारे के सारे आंसर हैं। एक बारी पढ़ना और देखना और बताना। आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, एंड अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रहता है तो भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।